हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 39 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 8 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम अपना चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के अंदर फोर्स एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन जो भी आपके तीनों हैं उसमें से फर्स्ट आज हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले फोर्स क्या होता है। देखो, कभी भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो किस लिए करते हो। किसी चीज़ को आप हिला रहे हो अपनी जगह से उसको, ठीक है, या उसको रोक रहे हो, या उसकी डायरेक्शन बदल रहे हो, उसकी शेप बदल रहे हो, तभी फोर्स लगाते हो। आपने गेट खोला, ठीक है, या आपने किसी को धक्का दिया, या फिर आपने किसी की डायरेक्शन बदल दी, ठीक है, उसका आपने क्या किया, जैसे आटा गूंद रहे हो आप, आपने उसकी शेप बदल दी, तो क्या है, इन सब में आप फोर्स लगा रहे हो। तो जैसे चेंज ऑफ शेप ऑफ अ रबर बैंड की आपने शेप चेंज कर दी, आपने आटा गूंदा है, या आपने एक ट्रॉली को पुश किया है, धक्का दिया है, आपने एक कार को रोका है ब्रेक लगाकर, तो ये इन सब में क्या हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फोर्स अप्लाई करते हो लेकिन फिर भी मूव नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर दो लोग एक हैवी टेबल को दोनों तरफ से उस पर जोर लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर एक टीम है यहाँ पे, जैसे वो दोनों तरफ से रस्सी खींच रही है, इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, टग ऑफ वॉर जो गेम होता है आपका, उसमें दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो हमें देखता है कि जो टेबल है या फिर रोप है वो मूव ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि जब भी दो पर्सन पुश करते हैं हैवी टेबल को इक्वल फोर्स से, दोनों डायरेक्शन से वो इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो जो नेट फोर्स है टेबल पे और रोप पे वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो टेबल और रोप है, रस्सी है, वो मूव नहीं करती। इसलिए जो भी आपके जो फोर्स है इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, और एक ऑब्जेक्ट पे जब वो लग रहे हैं, पुश या पुल कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, जो रिजल्ट में जो फोर्स आएगा वो ज़ीरो ही होगा। और ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि वहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स हो जाता है, इसीलिए वो कहीं भी मूव नहीं करता, ठीक है। और अगर जो टेबल है और रोप है वो मतलब हम अगर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक तरफ, जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लो अगर वो अनबैलेंस्ड हो रहा है, कब होगा अनबैलेंस्ड, वो या तो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो, दोनों एक ही तरफ से धक्का लगा रहे हो तो वो आगे की तरफ टेबल सरक जाएगी, या फिर उसमें से एक ज़्यादा फोर्स लगा रहा हो, पंजा लड़ा रहे हो, दोनों बराबर फोर्स लगाओगे तो बीच में वहीं पे रुका रहेगा, लेकिन एक ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो पंजा खेलते वक्त दूसरे का हाथ नीचे चला जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर है, अगर एक ने ज़्यादा फोर्स लगाया तो वो मूव हो सकता है ऑब्जेक्ट। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। तो दो तरीके फोर्स हमने पढ़ ली, फोर्स क्या होता है वो पढ़ लिया हमने, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, और कौन से होते हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, उनमें क्या डिफरेंस है ये हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो, जो फोर्स है एक्ट्स अलोन, वो हमेशा क्या करता है, नेवर एक्ट्स अलोन, अब कभी भी अकेले नहीं होता फोर्स, ठीक है। जो फोर्स है हमेशा पेयर में होता है। तो जो ये पेयर ऑफ फोर्स है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में कैसे एक्ट करता है, ये देखो, जब भी एक फोर्स है वो ग्रेटर है दूसरे से, तो हमेशा क्या होता है, मोशन होता है। तो आपको दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन कैसे अकॉर्डिंगली वो वर्क कर लेता है कि जिस तरफ से ज़्यादा लग रहा है उस तरफ मोशन होता है, ठीक है। दूसरा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है मोशन की। मोशन अगर आप इधर है कि कोई चीज़ इधर चल रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, उल्टी तरफ लगेगा, ठीक है। टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी अनबैलेंस्ड फ्रिक्शनल फोर्स। अगर आप किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाहते हो तो जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, सबसे पहले यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लगना चाहिए ना, क्योंकि अनबैलेंस्ड में ही मूव कर सकता है, अदरवाइज मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। सो जब भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करे, फ्रिक्शनल फोर्स को अनबैलेंस कर सके, ऐसा होना चाहिए मूव करने के लिए। फोर्स जो एक्सेलरेट करता है मोशन को, ऑब्जेक्ट को, वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगा, ठीक है। कैसे फोर्स की ज़रूरत है, अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत है किसी भी मोशन के एक्सेलरेशन के लिए। जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या करेगा, उसको मोशन में ला सकता है, मूव करके, एक ही चीज़ को बार बार घुमा के लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे ये टेबल है, इस टेबल पे ये ऊपर वेट रखा हुआ है, ये रिएक्शन ऑफ फोर्स कहाँ है, टेबल का ऊपर है, लेकिन वेट का कहाँ है, नीचे है, ठीक है, नीचे जोर लगा रहा है वेट। सो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो पहला लॉ ऑफ मोशन है वो क्या कहता है, जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा रेस्ट पर ही रहेगा, या फिर हमेशा यूनिफॉर्म मोशन में सीधी लाइन में चलता ही रहेगा जब तक कोई भी उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगता।
ठीक है। अगर एक बॉल को आपने डाला उस पर, या तो मैं उस बॉल को बीच में रोकूंगी, ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या करती रहेगी, ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसी तरीके से आपका जो मोशन में है, जो आपका ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में ही रहे और जो रेस्ट पर है वो रेस्ट में ही रहे, जब तक कोई भी अनबैलेंस फोर्स, बाहर का कोई फोर्स उस पर ना लगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, या फिर ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। अब इनर्शिया क्या है, जो नेचुरल टेंडेंसी होती है ना ऑब्जेक्ट की, मतलब जो क्षमता होती है किसी भी चीज़ की कि वो अपनी जो चेंज है ना वो उसको रेजिस्ट कर सके, अपने आप में कोई बदलाव होने से वो रोक सके। मतलब अगर उसकी यूनिफॉर्म मोशन है या फिर वो रेस्ट में है, रेस्ट से अगर वो मोशन में आ रहा है तो वो रोकेगा, मोशन से रेस्ट पे आ रहा है तो वो रोकेगा, ठीक है। अपने आप में किसी भी तरह के बदलाव को रेजिस्ट करे, रोके, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसी क्षमता को हम इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक मूविंग बस है, उसमें हर चीज़ क्या है, मोशन में है, लेकिन जब ड्राइवर अप्लाई करता है ब्रेक को, ठीक है, ब्रेक दबाता है, तो जो बस है ना वो सडनली क्या करती है, रुक जाती है। तो जो अपर पार्ट है ना बॉडी का, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मोशन में ही रहता है कुछ टाइम के लिए। सो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड की आगे की तरफ क्या करते हैं, गिरते हैं, क्योंकि अब जो मोशन, आपकी जो बस थी वो चल रही थी, आप भी उसके हिसाब से चल रही थी, आप रुक जाते हो तो आप आगे की तरफ ही रहोगे, आगे की तरफ बस चल रही थी ना, तो आप आपका जो इनर्शिया की वजह से क्या करोगे, आप आगे की तरफ ही फॉल करोगे, ठीक है। वी टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, और जो ये जर्क है ये कहाँ होगा, जो झटका आपको लगा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा है। इसी तरीके से जब हम स्टैंड मतलब बस में खड़े होते हैं और जो बस एकदम से स्टार्ट करती है, चलना स्टार्ट करती है, तो हम पीछे गिरते हैं क्योंकि रेस्ट पर थी। तो जहाँ आप पहले थे ना, अब गाड़ी आगे चली है, तो आप आगे की बजाय पीछे ही क्या हो, तुम आपकी बॉडी है रेजिस्ट कर रही है बदलाव को, कोई चेंज नहीं होने दे रही है अपने अंदर, तो अब पीछे की तरफ ही आपको धक्का लगेगा जहाँ पहले थे, ठीक है। ये सब क्यों होता है, इनर्शिया की वजह से होता है। अब जब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे, तो आज की वर्कशीट में ये 5 क्वेश्चन आपको गिवन है, 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं सबको। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, गिव एग्जांपल। जो फोर्स है वो क्या क्या कर सकता है, कुछ एग्जांपल से बताओ। तो देखो, वी ऑलवेज नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव। हम हमेशा फोर्स अप्लाई करते हैं किस लिए, किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए, चलाने के लिए, टू स्टॉप रोकने के लिए, चेंज इट्स डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, चेंज द शेप ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे टू चेंज द शेप ऑफ अ रबर बैंड, एक रबर बैंड की शेप चेंज कर दी। टू नीड द डफ, आपने आटा गूंदा है। ट्रॉली को पुश किया है, स्टॉप करा है मूविंग कार को बाय अप्लाइंग ब्रेक, ब्रेक लगा के कार को रोका है। तो इन सब में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया आपका क्या क्या फोर्स से हो सकता है, वो यहाँ पर है और एग्जाम्पल्स हमने यहाँ नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन क्लियर है, बिल्कुल ईजी था। आप अपनी अकॉर्डिंगली भी एग्जाम्पल में कुछ भी लिख सकते हो इनके अलावा, और सारे भी ज़रूरी नहीं एग्जाम्पल लिखने, 1 या 2 जितने आप लिखना चाहते हो उतने लिख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की क्या डायरेक्शन होती है, अभी मैंने आपको बताया था, अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की उल्टी डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड है, डिफाइन इनर्शिया, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। आपको इनर्शिया डिफाइन करना है और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताना है एग्जाम्पल के साथ। इनर्शिया क्या होता है, यहाँ पे देखो दूसरी लिख लो डेफिनेशन, ठीक है, ये लिख लो। क्या होता है इनर्शिया, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया। जो नेचुरल टेंडेंसी, जो क्षमता होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने आप में बदलाव को रोकने की, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन है या फिर रेस्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। पहले वाली डेफिनेशन भी बिल्कुल ठीक थी, अगर आपको वो लिखनी है तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। शायद मैंने यहाँ पे एक टॉपिक छोड़ दिया ना इनर्शिया का, हाँ ये रह गया, एक बार ये चीज़ और पढ़ लेते हैं इनर्शिया। ये देखो इनर्शिया क्या होता है, एवरी ऑब्जेक्ट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, इट टेंड्स टू रिमेन इट्स स्टेट और रेस्ट ऑफ और मोशन। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अपने आप में बदलाव वो रोकता है मोशन का, ठीक है। मतलब वो रेस्ट में ही रहना चाहता है अगर वो रेस्ट में है तो, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, ठीक है। जो मास है ऑब्जेक्ट का वो क्या है, इज़ अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। इसके इनर्शिया का मेजर मतलब जो मास है ना, मास से पता लगता है कि जो इनर्शिया को मापना है ना, तो हम उसके मास से मापेंगे। कैसे, जितना हैवी ऑब्जेक्ट होगा ना उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा लाइटर ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी मोशन को चेंज करने के लिए। क्लियर, आगे देखो,
ठीक है, अब हमने कंप्लीट कर लिया इनर्शिया के बारे में, एक दो डिटेल थी आपकी। उसके बाद बोला इसने डिफाइन इनर्शिया, राइट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। इनर्शिया को डिफाइन करना और पहला लॉ ऑफ मोशन बताना है। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा या फिर मोशन में ही रहेगा स्ट्रेट लाइन में, जब तक उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता। ये क्या है आपका लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन है। एग्जाम्पल के साथ बता रहा है तो एग्जाम्पल में लिख दो, जब भी हम बस मतलब खड़े होते हैं बस में, तो जो बस है वो मूव करती है, मान लो सडनली उसने चलना स्टार्ट कर दिया तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। क्लियर, ये हो गया डिफाइन इनर्शिया और इसके लॉ ऑफ मोशन विद एग्जाम्पल। नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर विल फील द जर्क इफ द बस स्टार्ट्स मूविंग सडनली, एक्सप्लेन। किस डायरेक्शन में जो पैसेंजर है उसको झटका लगेगा, झटका महसूस होगा अगर बस है वो एकदम से चलना स्टार्ट कर दे। तो देखो व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन बस, जब हम बस में खड़े होते हैं तो जो बस है वो मूव मान लो करना स्टार्ट कर देती है सडनली, तो हम बैकवर्ड पीछे पड़ते हैं। किस डायरेक्शन में पड़ते हैं ये बोला है और क्यों पड़ते हैं ये पूछा है। ठीक है, तुम पीछे की तरफ गिरते हैं, दस फील जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इसलिए पीछे की तरफ ही हमें झटका लगता है। क्यों होता है ऐसा? दिस इज बिकॉज द पैसेंजर टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू देयर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से जो पैसेंजर्स हैं, जो सवारियाँ है उसके अंदर वो रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती हैं, क्योंकि इनर्शिया होता ही यही है कि अपने आप में बदलाव नहीं होने देना। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहे, तो वो बस चल रही है लेकिन वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, इसलिए इनको अपनी पहले वाली पोजीशन पे वो रहेंगे। बस आगे की तरफ जा रही है तो एकदम से पीछे की तरफ ही धक्का लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका इनर्शिया वाला। हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच विल हैव मोर इनर्शिया, किस में ज़्यादा इनर्शिया होगा, कार या बस। देखो अभी हमने पढ़ा था जो इनर्शिया है ना उसको कैसे मापते हैं, मास से किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो जितना ज़्यादा आपका हैवी मास होगा, जितने ज़्यादा हैवी होगा ऑब्जेक्ट, भारी होगा, उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो मोर इनर्शिया पूछा है, कार या बस, कौन सा ज़्यादा भारी होती है, बस भारी होती है, तो ये क्या होता है, इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। दूसरा बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल में से किसका वेट ज़्यादा होता है, मोटरसाइकिल का, तो इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। उसके बाद एक कार्ट एंड अ ट्रेन, एक बैलगाड़ी एक रेलगाड़ी, तो दोनों में से किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, रेलगाड़ी ज़्यादा हैवी होती है तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।